हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक से साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। यानी कि लेखिका को अपनी ओर किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा था। इसका आंसर है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। लेखिका जब एक जगह रुकती है और रात हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी से जो गंतोक था, ऐसा लग रहा था कि वो झिलमिलाते हुए सितारों की रोशनी में नहाया हुआ है। इससे लेखिका बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। और वो जो जगह थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उस सुंदरता ने लेखिका के ऊपर जादू कर दिया है और इसकी वजह से लेखिका को हर एक चीज़ ठहरा हुआ सा लग रहा था और अर्थहीन यानी बेमानी लग रहा था, जिसका कोई अर्थ नहीं था, ऐसा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था और लेखिका के मन के अंदर और बाहर मानो कि शून्य हो गया था। वो इतनी ज़्यादा उस सुंदरता में खो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। यानी गंतोक जो है वहाँ पर बहुत सारे मेहनत करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। इसका आंसर है, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल मतलब ऐसी जगह है जहाँ पर पर्वत ही पर्वत है, जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया है। और चूँकि वो जगह एक पर्वतीय स्थल है, पर्वत ही पर्वत है वहाँ पर, इसलिए वहाँ के लोग, मेहनतकश लोग अपनी मेहनत से उस पर्वतीय स्थल को, उस पर्वत वाले जगह को बहुत ही ज़्यादा सुरम्य बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना दिया है, यानी अत्यंत मनोरम बना दिया है। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। वहाँ चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, हर वक्त वहाँ पर सुंदर वो जगह प्रतीत होती है, सुंदर लगती है। यहाँ के निवासी यानी गंतोक के निवासी, वहाँ के रहने वाले भरपूर परिश्रम करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी श्वेत यानी कभी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना, वो झंडा होता है ना, उसका फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर है, श्वेत पताकाएं यानी जो सफ़ेद झंडे थे किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर यानी उस एरिया से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। और वो जो पताकाएं होती हैं, जो झंडा होती है, जो वाइट कलर की होती है, उस पर मंत्र लिखी जाती है और 108 झंडा फहराई जाती है, जिन्हें उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति यानी सिक्किम की नेचुरल दृश्य, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो इसका आंसर है, जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। तो जितेन जो कि लेखिका के साथ थे और सिक्किम की खूबसूरती के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में बता रहे थे। तो जितेन लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा यानी ऐसी नेचुरल दृश्य, ऐसे नेचुरल सीन जो कि मनोहारी थी, अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली थी, और साथ ही साथ सिक्किम की भौगोलिक स्थिति यानी सिक्किम किस तरह के
सिक्किम में किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, कहाँ पर बड़ा पहाड़ है, कहाँ पर मैदान है, इस तरह की स्थिति और वहाँ के जनजीवन के बारे में, यानी वहाँ के लोग किस तरह जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी जानकारियाँ इस प्रकार दी। तो पहला उन्होंने दिया कि सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। जितेन ने क्या जानकारी दी? तो जितेन ने ये कहा कि सिक्किम में गंगटोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल खिले होते हैं और ये वादियाँ यानी वो जगह फूलों से लदी हुई वादियाँ हैं, यानी उस जगह पर फूल ही फूल है। नेक्स्ट उन्होंने जानकारी देते हुए लेखिका को कहा कि शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं, ये 108 होती हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जो श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, सफ़ेद झंडे फहराए जाते हैं, वो किसी बुद्ध की अनुयायी की अगर मौत हो जाती है तो उसमें उनकी याद में श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं और ये 108 होती हैं और इन पर मंत्र होते हैं। नेक्स्ट है रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। तो जितेन ने लेखिका को ये भी बताया कि जो रंगीन पताकाएं होते हैं, रंगीन झंडे होते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं जब कोई नया काम शुरू किया जाता है तब ये रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। नेक्स्ट उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कवि लॉन्गस्टॉक यानी इस जगह पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। नेक्स्ट है ये धर्मचक्र है अर्थात प्रेयर व्हील। एक जगह उन्होंने एक व्हील की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये धर्म चक्र है यानी कि प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना चर्बीला आदमी नहीं मिलता है। उन्होंने फिर आगे बताया नार्गे ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है ना। नार्गे ने उत्साहित होकर के क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि कटाव जो जगह है उसे इंडिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा युमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। फिर युमथांग की घाटियों के बारे में उन्होंने बताया कि 15 दिनों के बाद ही देखिएगा ऐसा मौसम होगा कि पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी, पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी और पूरी घाटी में फूल ही फूल नज़र आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? इसका आंसर है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि ये धर्म चक्र है यानी प्रेयर व्हील है, इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की ये बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। तो प्रेयर व्हील के बारे में जानकारी लेते हुए लेखिका को ये लगा कि पूरा इंडिया जो है, हमारा पूरा देश जो है वो एक ही जैसा है और पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। इसका आंसर है जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था, यानी लेखिका के ड्राइवर भी थे और साथ ही साथ वो गाइड भी थे। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था, यानी उस क्षेत्र से वो भली भांति परिचित थे, क्षेत्र के विषय में वो जानते थे। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। उसमें प्रायः गाइड के वे सभी गुण विद्यमान थे जो अपेक्षित होते हैं, यानी कि वो ड्राइवर तो थे ही साथ उनमें गाइड के सभी गुण थे जो कि एक गाइड में होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला है एक कुशल गाइड में उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होनी चाहिए। वो नार्गे में सम्यक रूप से थी। तो एक जो गाइड होता है, कुशल गाइड होता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए कि जिस एरिया के बारे में वो जानकारी दे रहा है उसमें उस एरिया के भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी के बारे में वो जाने,
तभी वो दूसरों को उस इलाके के भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी दे पाएगा। और ये सारी खूबी जितेन नार्गे में थी। नेक्स्ट है, गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वो स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गाइड होने के साथ साथ नार्गे क्या था, एक ड्राइवर भी था और कहाँ रुकना है वो ये अच्छी तरह से जानता था। उसे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट है, गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। वह अपनी वाक्पटुता से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे, मैडम ये धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो गाइड में सैलानियों यानी कि जो घूमने जाते हैं उनको प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी, और वो अपनी हाजिर जवाबी से लेखिका को प्रभावित करता था। जैसे कि वो कहता है, मैडम ये धर्मचक्र है यानी प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस तरह की नई नई जानकारी लेखिका को मिल रही थी और इससे ये मालूम चलता है कि जो जितेन नार्गे थे वो एक अच्छे गाइड थे। नेक्स्ट है, एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की भी जानकारी रखता है। एक जो योग्य गाइड होता है वो उस क्षेत्र के जनजीवन के बारे में, वहाँ की लाइफ स्टाइल की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। नेक्स्ट है, वो पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है और सैलानी भी नाच उठते हैं। इस तरह आत्मीय संबंध बना लेते हैं। तो एक जगह जब जितेन नार्गे रुकते हैं और सभी सैलानी रुकते हैं तो वो वहाँ पर गाने के साथ साथ नाच उठते हैं, राइट। और सभी जो सैलानी थे वो भी नाच उठते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे उनके आत्मीय संबंध बना लेते हैं। इससे जो गाइड है जितेन नार्गे है वो सभी के साथ आत्मीय संबंध बना लेते हैं। नेक्स्ट है, कुशल गाइड वाक्पटु होता है। वो अपनी वाक्पटुता से पर्यटन स्थलों के प्रति जिज्ञासा बनाए रखता है। तो एक जो कुशल गाइड होता है वो वाक्पटुता होता है, बोलने में एक्सपर्ट होता है और दूसरों को क्या देखना पसंद है, दूसरों को क्या जानकारी चाहिए, इसकी जिज्ञासा बनाए रखते हैं। पताकाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर नार्गे उस स्थान के महत्व को बढ़ा देते हैं और जो पताकाएं थी श्वेत और रंगीन, उनके बारे में जानकारी देकर नार्गे उस स्थान की यानी उस जगह के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है, इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा, यानी कि हिमालय पल भर में उसका कुछ और रूप हो जाता था। जो जो ऊंचाई पर चढ़ते जाएं हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तो हिमालय जो विशाल था और विशाल नज़र आने लगता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियाँ गहराती गहराती पाताल नापने लगती हैं और जैसे जैसे ऊपर पर्वत की ओर चढ़ते जाते हैं तो जो घाटियाँ हैं वो गहरी नज़र आने लगती है। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी नज़र आती है। जलप्रपात यानी जो पहाड़ों से निकलने वाले जो झरने होते हैं उसकी जलधारा बनकर पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती है तो मन को मोह लेती है। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नज़र आता है, कहीं पीलापन लिए नज़र आता है, कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। इसका आंसर है, लेखिका प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर एकदम मौन किसी ऋषि की तरह शांत होकर वो सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, जो खूबसूरती थी वादियों की वो अपनी ओर उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी और प्रकृति के उस विराट स्वरूप को देखकर वो एकदम मौन हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी और वो किसी साधु की तरह, किसी ऋषि की तरह शांत होकर उन सारे दृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वो रोमांचित थी, पुलकित थी।
उस आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने जैसा आभास हो रहा था। तो जैसे ही जो झरने थे उनकी आवाज़ जो थी वो संगीत की तरह लग रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हो। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों, यानी कि मन के भीतर जितनी भी सारी नेगेटिविटी थी, दुष्ट वासनाएं थी, नेगेटिव थॉट्स थे, वो इस निर्मल धारा में, यानी कि जो संगीत की तरह जो झरने की आवाज़ थी उसमें बह गई हो। उसका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे और इस झरने की पुकार सुनती रहे। तो लेखिका को ऐसा लगा जैसे कि ताउम्र तक, यानी हमेशा हमेशा ही वो इसी तरह बहती रहे और इस झरने की पुकार हमेशा सुनती रहे। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। चलायमान मतलब हमेशा चलते रहने वाला, राइट। तो नेचर के इस सौंदर्य को देखकर, प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर लेखिका को पहली बार ये एहसास हुआ कि ये चलते रहने वाली सौंदर्य ही जीवन का आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? इसका आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। तो जैसे ही उन प्राकृतिक सौंदर्य में लेखिका खोई हुई थी, तो उसी वक्त उन्होंने देखा कि सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई महिलाएं हैं और सुंदर कोमलांगी पहाड़ी औरतें, वो सुंदर थीं और कोमल थीं और वो पत्थर तोड़ रही थी। तो ये दृश्य लेखिका को झकझोर गया। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको, यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो औरतें थीं वो कुदाल लिए हुई थीं, हथौड़े लिए हुई थीं और पत्थर तोड़ रही थीं, और साथ ही साथ कई औरतों की पीठ पर एक बड़ी टोकरी थी जिसे डोको कहा जाता है और उनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। ये विचार उसके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। तो जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उनका दिल झकझोर गया और उन्होंने ये देखा कि नदी, जिस तरह से नदी है, फूल, वादी है, झरने हैं, ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ये जो औरतें हैं वो पत्थर तोड़ रही हैं और उसका कारण क्या है कि वो भूख का सामना करती हैं, मौत का सामना करती है, दैन्य का सामना करती है, जिजीविषा का सामना करते हुए वो पत्थरों को तोड़ रही हैं और सिर्फ अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। तो इसका आंसर है सैलानियों को, यानी जो घूमने जाते हैं उन्हें सैलानी कहा जाता है। उनको प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्न लोगों का योगदान सराहनीय होता है। इसमें पहला है वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं, यानी सरकार के वे लोग जो व्यवस्था में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। तीसरा है वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं, बहुत ही अपनेपन से बातें करते हैं। वे सहयोगी यात्री, यानी साथ जाने वाले वो यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं, उत्साह से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। इसका आंसर है किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक अप्रत्यक्ष योगदान देती है, यानी देश की जो आम जनता होती है वो देश की आर्थिक प्रगति में, आर्थिक प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, योगदान देती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, कृषि कार्यों से जुड़े लोग
आते हैं। अपने युमथांग की यात्रा में लेखिका ने देखा कि पहाड़ी मजदूर औरतें पत्थर तोड़कर पर्यटकों के आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए रास्ते बना रही हैं। इससे यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, वहाँ पर ज़्यादा पर्यटक आएंगे, जिसका सीधा सा असर देश की प्रगति पर पड़ेगा, डेवलपमेंट पर पड़ेगा। इसी प्रकार कृषि कार्यों में शामिल मजदूर किसान फसल उगाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका आंसर है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। यानी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पहाड़ों पर जो प्रकृति की शोभा है उसको नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया जा रहा है, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार से यानी तरह तरह से प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। जो नगर के गंदे पानी होते हैं, फैक्ट्रियों के गंदे पानी होते हैं, वो पवित्र नदियों में छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस तरह प्रकृति का गुस्सा बढ़ रहा है, मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हर एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम सहयोग दे सकते हैं। वो किस तरह से सहयोग दे सकते हैं? तो यहाँ सबसे पहला है, वर्तमान में खड़े वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। तो अभी जो वृक्ष है ना हम उन्हें काटें और ना ही काटने दें। यथासंभव वृक्षारोपण करें, जितना हो सके उतना पेड़ों को लगाएं और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें और दूसरों को पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट करें, प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें, जो वाहन है उनका यूज़ कम करें। सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग ना करें। नेक्स्ट है, पॉलीथीन अवशिष्ट पदार्थ हो यानी बेकार पदार्थ हो तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में ना जाने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। इसका आंसर है, लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायुग में बर्फ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हो गया है, बर्फ कम गिरती है, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ देखने को मिल सकेगी। प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। अब जब स्नोफॉल की कमी रहेगी, बर्फ़ ही नहीं गिरेगी, तो नदियों में जो पानी है वो कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी सामने आ रही है। प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषित हो रही है। महानगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। यानी कि जो साउंड पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, इससे मानसिक अस्थिरता यानी कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, साथ ही साथ बहरापन और साथ ही साथ अनिद्रा यानी नींद ना आने जैसी बीमारी का कारण बनता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है, कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह उससे भी अधिक सुंदर, यानी कि जो कटाव जगह है वो अपनी स्वच्छता, साफ सफाई और खूबसूरती की वजह से हिंदुस्तान का उसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या फिर उससे भी ज़्यादा अधिक सुंदर है। ये सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है, इसलिए है कि यहाँ कोई दुकान आदि नहीं है। यदि यहाँ भी दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए यानी बिजनेस अगर वहाँ की जाए,
तो इस स्थान की सुंदरता जाती रहेगी, यानी कि उस स्थान की जो सुंदरता है वो नहीं रहेगी। इसलिए कटाव में दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। और यही वजह है कि वहाँ पर स्वच्छता और सुंदरता है, तो इसकी वजह यही है कि वहाँ पर दुकान नहीं है और यही उसके लिए वरदान है। मनुष्य सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है, तो मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पालन ना कर प्रयुक्त चीज़ों के अपशिष्ट को जहाँ तहाँ फेंक सौंदर्य को ठेस पहुँचाए बिना नहीं रहता है। यानी कि एक मनुष्य अगर सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है, तो वही मनुष्य सुंदरता को बिगाड़ता है, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है और जो चीज़ वो यूज़ करता है उसके अपशिष्ट को वो इधर उधर फेंक देता है और वो सौंदर्य को ठेस पहुंचाए बिना नहीं रहता है। कटाव में दुकान ना होने से व्यवसायीकरण नहीं हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों की संख्या सीमित रहती है। यानी वहाँ पर आने जाने वाले लोगों की संख्या लिमिट में रहती है, जिससे यहाँ की सुंदरता बची है। जैसे दुकानें आदि खुल जाने से अन्य पवित्र स्थानों की सुंदरता जाती रही है, वैसे ही कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। यानी कि अगर जहाँ पर ज़्यादा लिमिट से बाहर अगर वहाँ पर बिज़नेस अगर कर लिया जाए, तो लोग वहाँ पर अपने अवशिष्ट पदार्थ फेंकते जाएंगे, सुंदरता और पर्यावरण के बारे में ख्याल नहीं करेंगे और इससे क्या होगा कि उस जगह की सुंदरता जाती रहेगी और इसलिए कटाव की सुंदरता भी मटमैली हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर एक भी दुकान नहीं है, यही उसके लिए वरदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? यानी नेचर ने जल को जमा करने की व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका आंसर है, प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति सर्दियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। यानी सर्दियों के दिनों में पर्वत की शिखर पर, पर्वत की चोटी पर बर्फ के रूप में गिरती है और जल को भंडार के रूप में रखती है। हिम मंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ है जो गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाते हैं और यही बर्फ गर्मियों में पिघलकर नदियों में बहती है, जिससे करोड़ों की प्यास बुझती है। नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंततः सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से जलवाष्प बादल के रूप में उड़ते हैं। अब सागर से जलवाष्प जो होते हैं वो बादल के रूप में उड़ते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में बरसते हैं। इस प्रकार जल चक्र द्वारा प्रकृति ने जल संचयन तथा वितरण की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? इसका आंसर है, देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन सभी विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए अति कठिन है। कड़कड़ाती ठंड, जहां तापमान माइनस में चला जाता है, जहां पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, वहां भी फौजी तैनात रहते हैं। इसी तरह वे शरीर को तपा देने वाली गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में रहते हुए हाँफ हाँफ कर अनेक विषमताओं से जूझते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। यानी सर्दी हो या गर्मी, एक फौजी जो होता है वो हर एक कठिनाइयों का सामना करता है। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश के प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्ण रखने वाले महारथी के रूप में आदर दें, उनके और उनके परिवारों के प्रति सम्मानीय भाव तथा आत्मीय संबंध बनाए रखें। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने, उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दें तथा उन्हें निराशा से बचाएं। तो ये थे साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।